वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वीएस क्लास की तरफ से मिशन कांस्टेबल 2026 की शुरुआत हो चुकी है बच्चों 11 मई से, जो कि हमारी जैसे आपके साथ जो हमारा वादा था कि 11 मई से हम जो कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में, उसके लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल पे देने वाले हैं। तो हम ये ला चुके हैं, क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग विषय से आपके जो भी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, आपको बने रहना है चैनल पे, सारा वीडियो देखना है, अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखनी है। हम अगर नहीं रुक रहे हैं तो आपको तो अपने लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, रिकैप की तरह फिर से बता दे रही हूँ सारी चीज़ें कि ये पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, डेली क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हें पता भी होगा, वीकली टेस्ट वगैरह ये रखे जाएंगे, आपके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, पीडीएफ नोट्स चाह रहे हैं हमारे, तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड बैकअप, ये सारी सुविधाओं के साथ एमपी पुलिस की जो लक्ष्य है उसको हम लेकर के चल रहे हैं साथ में। तो अब की बारी वर्दी हमारी, ये लक्ष्य हमने आपके लिए तय किया है। आप अपने लिए लक्ष्य बनाइए कि आपको वर्दी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 क्यूआर दिखाई दे रहे होंगे, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क करिए। इंस्टा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर और जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ाई से संबंधित, उनसे रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको एक रिव्यू भी मिलेगा हमारे चैनल का, हमारे क्लासेस के बारे में, और साथ में आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ऑफलाइन क्लासेस जो चाह रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी साथ में संचालित हो रही हैं, चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो पास में हैं, जो आसपास के बच्चे हैं और फिर आ सकते हैं क्लासेस, तो वो ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप सामने रहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन तो वन वे टीचिंग हो जाता है, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, एक जल्दी से छोटी सी चीज़ है, फिर से बता देते हैं। वैसे हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है 1200 पदों में। ये वैकेंसी आपकी आई हुई है, पिछले महीने आई है, इसी महीने मई में आई हुई है, और जून में इसके एग्जाम होने वाला है। 1 महीने का टाइम है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत आसान है, आप 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। जो बच्चे इस पोस्ट को चाहते हैं, ये हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट को, बहुत अच्छी पोस्ट है, 1200 पदों में भर्ती आ रही है। 10वीं पास, जो आपकी मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है वो है 10वीं पास, और 18 साल की आयु जो है उनकी पूर्ण हो। ठीक है, बस तो इतने में इनके जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। 1 महीने के अंदर आपको सिलेबस हम जो है रिवीजन के साथ देने वाले हैं। यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी से हो जाएगी। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे संपर्क करना है। चलिए आते हैं हमारे आज की क्लास में। तो मैं जो है आप लोगों को एमपी जीके के अंतर्गत जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं हम पढ़ रहे हैं, और जो आपके एमपी कांस्टेबल के सिलेबस में दिया हुआ है, इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम है उनके लिए भी ये यूज़फुल है, एमपीपीएससी हो, सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा किसी एक एग्जाम को लेकर के हम बना रहे हैं, नहीं है। मेन फोकस जरूर है हमारा उस पर, एमपी कांस्टेबल पर। बाकी ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के सिलेबस में आता है। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। एमपी के, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनका सामान्य परिचय देखा है हमने, उसके भौगोलिक विभाजन को देखा है, भौगोलिक विस्तार को देखा है, जो सीमाओं पर जो राज्य हैं उनको देखा है, जिले संभाग देख लिए, पर्वत, पठार, नदियाँ, वन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस पर जो वीडियोज़ हैं बन चुकी हैं, हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और एमपी के अलावा जो भी दूसरे हमारे फैकल्टीज़ हैं, दूसरे हमारे टीचर्स हैं, वो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं। जैसे आपके स्टैटिक जीके, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में हो या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो, सारी चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू, आपके लिए सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको केवल चैनल पे बने रहना है और अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की वन्य जीव विरासत के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो
सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, एक है राष्ट्रीय उद्यान और एक है वन्य जीव अभयारण्य। दोनों ही क्या है, तो दोनों का तो मेन उद्देश्य ये है कि जो वनस्पतिक है आपकी, ठीक है, वनस्पतियां हो गई, वन्य जीव हो गए, इनको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, इनको संरक्षण प्रदान करना ही राष्ट्रीय उद्यान और फिर वन्य जीव अभयारण्य, जीव मंडल, इन सभी का जो है एक उद्देश्य है। और ये कैसे क्षेत्र होते हैं, किन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान, किन्हें हम अभयारण्य कहेंगे, तो ये वनों से संबंधित आरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का कंट्रोल होता है। ये वनस्पतियों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पर अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा वन क्षेत्र होता है जहां पर पूरी तरह से कंट्रोल सरकार का होता है और यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। कोई भी कृत्य, आवागमन हो गया, पशुचारण हो गया, लकड़ी कटाई हो गई और इस तरह की, या फिर जीव हत्या या शिकार करना, इस तरह की कोई भी कृत्य, मानवीय कृत्य यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य क्या होते हैं, ये भी प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं लेकिन कुछ सीमित तक मानवीय क्रियाकलापों को यहाँ पर छूट दी जाती है। जैसे अगर लकड़ियां, सूखी लकड़ियां बिखरी हुई हैं तो आप जा करके नॉर्मली जो आसपास के लोग रहते हैं, जो जनजाति विशेष रहते हैं, ग्रामीण विशेष के लोग रहते हैं, वो जा करके लकड़ियां वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, जलाऊ लकड़ी ले सकते हैं। पशुचारण कहीं कहीं पर अलाउ है जहाँ पर वो आप करा सकते हैं। औषधि हो गए, फल फूल, जड़ी बूटी, ये कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, तो उस क्षेत्र को यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य कहेंगे। ये होता है दोनों में अंतर। अब मध्य प्रदेश में इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए कितने हैं, इनकी संख्याओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 2021-22 के जो आपका डेटा है उसके अनुसार है, और 24 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से देखिए 7 अभयारण्य जो है कैसे है, बाघ अभयारण्य है, यानी बाघ, टाइगर को संरक्षित करने वाले क्षेत्र हैं। वहीं 3 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, ठीक है, और 2 राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क भी हैं मध्य प्रदेश में, जिनको हम अभी देखेंगे, जैसे डायनासोर जीवाश्म है आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 3 मगरमच्छ अभयारण्य मिल जाएंगे, 2 खरमौर, खरमौर एक पक्षी है, एक प्रकार की विशेष पक्षी है, बर्ड है, उसके संरक्षण के लिए अभयारण्य है, 2 सोन पक्षी, सोन पक्षी के लिए भी अभयारण्य यहाँ पर है। तो कुछ ये मोटा मोटा आपका डेटा हो गया, इन सभी को अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब वन्य राष्ट्रीय उद्यान हो या वन्य जीव हो, उन सभी के लिए क्या होगा, पहले तो एक नियम, नीति, पॉलिसी, एक्ट लाया गया होगा, उसके तहत इन सभी को संरक्षित किया गया होगा। तो यहाँ पर उन नीतियों या अधिनियम, एक्ट्स को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आया था आपका 1933 में कान्हा अभयारण्य की स्थापना की गई थी, कान्हा अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी हुई थी। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण का ये पहला औपचारिक प्रयास था, ठीक है। तो पहली बार ये वन्य जीव संरक्षण का पहला प्रयास था, कान्हा अभयारण्य की स्थापना 1933 में। फिर 55 में आपका आया मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद राज्य का पहला समर्पित अधिनियम ये लागू हुआ था, कब बना था आपका, 1955 में। फिर 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, इसके बाद 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अपडेट किया गया, ठीक है ना। और ये रिप्लेस किया गया था किसे, देखिए 1955 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करके इसे अपडेट करके लाया गया, जिसके तहत अब राज्य में आपके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, ठीक है, इस तरह की चीजों को यहाँ पे संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और उसके अलावा जो भी पॉलिसीज होंगी इनसे रिलेटेड, कौन बनाएगा, इसी अधिनियम के तहत बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब सभी राष्ट्रीय उद्यानों को हम यहाँ देखते हैं, उसके बाद अभयारण्य को भी हम समझेंगे। टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, पेंच है आपका सिवनी में, जो अलग से जिले लिखे हैं इसका मतलब कुछ कुछ क्षेत्र उनका वहां पर भी लगता है, ठीक है ना। इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जहां से आपका मोगली जो है उसका कॉन्सेप्ट निकल के आया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, जिला छतरपुर,
संजय गांधी, जिसे डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। सीधी जिला सिंगरौली भी लगता है। वन विहार कहाँ पे है? भोपाल में छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में है। ठीक है, अभी हमने देखा था जीवाश्म के रूप में 2 आपको राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे। एक है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, धार जिले में है। और एक लास्ट जो अपडेटेड है ये आपका 2018 में बना था, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जिला श्योपुर और मुरैना भी लगता है। तो बहुत सारे आपके यहाँ पर चीते वगैरह ला करके बसाए गए हैं। आपने इसको पढ़ा होगा, करंट अफेयर में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। ठीक है ना, फिर से हम यहाँ सारी चीजों को देखेंगे। सभी राष्ट्रीय उद्यान को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, सारे फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और हमने कोशिश किया है कि जितने आपसे यहाँ, जैसे कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ एक ही क्लास में दे दे, बार बार आपको चीजें फिर पढ़ना ना पड़े, अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। ठीक है, तो जितने भी हम शोज जान सकते थे उन सभी से लेकर के डेटा कलेक्ट किए हैं आपके लिए, एक ये जो प्रॉपर नोट हमने बनाया है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सॉरी, हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1955। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र की बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर एरिया है, पहला भी है और फिर देखो सबसे पुराना भी है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बाय एरिया। ठीक है ना, कहाँ लगेगा? मंडला कुछ क्षेत्र बालाघाट में। इसके इसे जो है ऐतिहासिक मील का पत्थर भी कहा गया है। क्यों? कि 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया था इसे, 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और टाइगर प्रोजेक्ट जैसे ही बना था उसी टाइम इसे जो है उसमें शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? तो टाइगरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक नीति लाई गई थी, एक पॉलिसी लाई गई थी, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है या नहीं है, दोनों चीजें। ठीक है, तो कान्हा का रत्न कहा जाता है। देखिए यहाँ किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? बारहसिंगा को। ठीक है, मुख्य रूप से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसे जो है, जो बारहसिंगा है उसे कान्हा का रत्न भी कहा जाता है, कान्हा का रत्न भी कहा जाता है। और यहाँ जो है कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा यहाँ पे पाया जाता है। और बारहसिंगा राज्य की पशु भी है। ठीक है, राज्य की चिन्ह जब हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का तो उसमें भी हमने ये देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ के शुभंकर भूर सिंह है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसके शुभंकर रखा गया है। ठीक है, वो क्या है? भूर सिंह। और हॉलन और बंजार घाटियां स्थित हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कौन कौन सी घाटियां हैं? हॉलन और बंजार घाटियां स्थित हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। गोंड और बैगा जनजातियों का विशेष निवास स्थान है, यानी जनजाति, विशेष जनजातियों वाला क्षेत्र भी ये है। ठीक, आगे आते हैं। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। क्षेत्र देखें इसका तो एरिया कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर, 437 वर्ग किलोमीटर, जिला लगेगा उमरिया। ठीक है, चलिए, तो ये जितने भी हम देख रहे हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व वाले एरिया है, ध्यान रखिएगा। भौगोलिक विशेषता की अगर हम बात करें तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संरक्षण इसमें कब इसे शामिल किया गया था? तो 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया था। और भारत में बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो टाइगर की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाई जाती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है उन्हें भी देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से सफेद बाघ यानी मोहन की बात कर रहे हैं। हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में ये चीज फिर से रिवाइज कराऊंगी सारी चीजें, कि दुनिया में माना जाता है कि विश्व में पहली बार सफेद शेर को हमारे ही मध्य प्रदेश में इसी क्षेत्र में देखा गया था, रीवा क्षेत्र में। फिर उसे गोविंदगढ़ के किले में रखा गया था। राजा मार्तंड ने, जो रीवा के राजा हैं, रीवा के राजा थे राजा मार्तंड, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी।
उसके लिए वहाँ पर उन्होंने गोविंदगढ़ किला बनवाया था, उसी किले में उस शेर को रखा था, सफ़ेद शेर को, और उसका जो नाम था उसे मोहन रखा गया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक सफ़ेद बाघ मोहन को इसी क्षेत्र में पकड़ा गया था, ठीक है। 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ये हो गए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं आपका, कान्हा किसली हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, एरिया है। जिला सिवनी, कुछ छिंदवाड़ा भी लगता है, जिला सिवनी मेन है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पेंच नदी के किनारे ये स्थित है। और हमने जब क्या पढ़ रहे थे, नदियां पढ़ रहे थे, तब भी हमने ये देखा था पेंच नदी के बारे में कि वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में काटती है, ध्यान रखिएगा। पेंच नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और महाराष्ट्र के साथ ये सीमा भी साझा करता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, कहाँ है, जिला सिवनी लग रहा है आपका, दक्षिणतम हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मान्यता की अगर इसमें बात करें तो विश्व बैंक की अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना के अंतर्गत ये शामिल है, ठीक है। इसे मोगली लैंड यानी मोगली की भूमि भी कहा जाता है। जो आपकी स्टोरी आई थी द जंगल बुक, किसकी है, यहाँ पे नाम भी लिखा है द जंगल बुक, किन्होंने लिखा है, रोडयार्ड किपलिंग ने। किपलिंग ने ये बुक लिखी है द जंगल, ठीक है, द जंगल बुक। इस बुक में क्या बताया गया है, कोई एक मानव बच्चा है छोटा सा, ठीक है, जिसको मोगली नाम दिया गया है, वो जा करके फिर भेड़ियों के बीच में पलता बढ़ता है, यानी जानवरों के बीच में ही पलता बढ़ता है। और वो कहाँ पे पाया गया था, इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। यहाँ से निकल करके पूरी दुनिया में इसकी कहानी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। बच्चे इनकी स्टोरियां पसंद करते हैं, जो इस पर आधारित कार्टून मूवीज वगैरह बनी हैं, तो ठीक है ना। चलिए, इसमें मोगली पेंच राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, वही चीजें हैं सारी, इसे मोगली लैंड भी कहा जाता है। अगला है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1981, क्षेत्र की बात करें तो 543 वर्ग किलोमीटर, जिला लगता है पन्ना और छतरपुर क्षेत्र भी लगता है कुछ कुछ, ठीक है। चलिए, इसे जो है 1993 में बाघ अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था। सबसे पहले इसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है दर्जा प्राप्त था। 2011 में इसे जीव मंडल अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान, क्या दिया गया, 2011 में से जीव मंडल अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ 2-3 चीजें, इसमें डेट अलग अलग दिया, ध्यान रखिएगा। 1981 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1993 में इसे बाघ अभ्यारण्य, विशेष रूप से बाघ के लिए तो बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और 2011 में इसे जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहा गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, कुछ अलग अलग बातें हैं इससे रिलेटेड, कुछ खास बातें भी हैं, उसे भी समझ लेते हैं। जैसे राज्य का एकमात्र सरीसृप पार्क है ये, ठीक है, रेप्टाइल पार्क है, राज्य का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है ये। और गिद्ध संरक्षण का केंद्र भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं, गिद्ध जो पक्षी होता है, पक्षी का एक प्रकार, उसके संरक्षण का केंद्र भी ये है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में केन बेतवा नदी क्या है चल रहा है, कि इन दोनों को जो है जोड़ने की जो योजना है उसकी बात कर रहे हैं, कि हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण चर्चा में है बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो इसकी भूमि है, भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद भी इस क्षेत्र का जो कुछ एरिया है वो प्रभावित क्षेत्र में आ रहा है, किसके, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ये काफी चर्चे में भी है, ध्यान रखिएगा। लगभग इसका 4300 हेक्टेयर जो वन भूमि है वो प्रभावित होने की संभावना है। अब देखते हैं कि जब हमारे राष्ट्रीय उद्यान पर बात आ रही है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है, खुद सरकार कर रही है, तो उनके लिए कैसे नियम लागू होते हैं, क्या केवल जो आम जनता है उनके लिए ही नियम होते हैं या खुद सरकार पर भी लागू होते हैं, तो वो अलग चीजें हैं, फिर कोई बात नहीं, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1981, 525 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, होशंगाबाद जिला लगता है, ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे वर्ष 2000 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य इसी का हिस्सा है।
सतपुड़ा में ही शामिल है, पचमढ़ी आपका सतपुड़ा में ही शामिल है, ठीक है ना। तो पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य, अभी अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इन दोनों को भी देखेंगे अभ्यारण्य। तो ये दोनों जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है। और पचमढ़ी कैसा है, जैव मंडल भी है, ध्यान रखिएगा, पचमढ़ी जैव मंडल भी है, ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व वाला क्षेत्र है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो तवा नदी यहाँ से बहती है, कहाँ से, सतपुड़ा से। नदियों का नाम भी ध्यान रखेंगे, तवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा पर स्थित है। हम जब पर्वत पठार पढ़ रहे थे तब भी हमने इसे देखा था, ठीक है ना। जीव जंतु, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल और काला हिरण, ये प्रमुख पशु पक्षी हैं जिनका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। अगला है आपका संजय गांधी डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है इसे। स्थापना इसकी हुई थी 1981 में। क्षेत्र की बात करें तो 467 वर्ग किलोमीटर, 467 वर्ग किलोमीटर। जिला सीधी, कुछ क्षेत्र सिंगरौली का भी लगता है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इससे रिलेटेड संजय राष्ट्रीय उद्यान से, क्या है देखिए। राज्य विभाजन के दौरान, राज्य विभाजन के जस्ट बाद पार्क का एक बड़ा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में चला गया था, ध्यान रखिएगा। जब ये कहाँ पे है आपका, सीधी लग रहा है, अब सीधी इधर साइड जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगेगा, सीधी सिंगरौली छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है उधर साइड, ठीक है। तो संजय गांधी डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, जब ये क्या कर रहे थे, विभाजन चल रहा था 2000 में, राज्य विभाजन, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में चला गया है, जिसको लेकर के लगातार बीच बीच में कभी कभी आप देखते होंगे प्रतिरोध सीमाओं को लेकर के जो है खींचातानी खिंचाव लगा रहता है सीमा पे, ठीक है ना। तो 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। 2008 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो बनारस की सोन नदी के गोपाद जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, बनारस की जो सोन नदी क्षेत्र है, ठीक है। तो सोन नदी का जो भी गोपाद जल, यानी उसकी जो सहायक नदी है गोपाद, उसकी बात कर रहे हैं। तो गोपाद जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। शुष्क पूर्ण पर्णपाती वन परिस्थितिक वाला जो है, पारिस्थितिकी वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा यहाँ पे वन पाया जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन, क्लियर है, यानी वर्षा यहाँ पे कम होती है, लगभग आपके 75 से 100 के बीच में ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े, ऐतिहासिक मारा गुफाएं जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सी गुफाएं, मारा गुफाएं, ठीक है। चित्तीदार हिरणों की, मतलब जिस धारीदार जो हिरण होते हैं, हिरणों के भी अलग अलग प्रजातियां होती है, देखिए, जिनमें जो कुछ होते हैं ऐसे साधारण प्लेन होती है, उनकी जो स्किन होती है एकदम सपाट होती है, कुछ ऐसे होते हैं धारीदार या चित्तीदार होते हैं। तो चित्तीदार हिरणों के सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, सॉरी जनसंख्या बोल रही हूँ, संख्या सबसे ज्यादा है, और चित्तीधारी जो हिरण है उनकी संख्या संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1958 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। 337 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिला लगेगा शिवपुरी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो पूर्व में मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजा का शिकार गाह हुआ करता था, शिकार गाह हुआ करता था। हमने यहाँ पे देखा है जॉर्ज कैसल की पहाड़ी पैलेस, जॉर्ज कैसल के पैलेस या महल यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। माधव सिंधिया, माधव राज सिंधिया एक शासक थे सिंधिया वंश के, जिन्होंने बनाया था इस भवन को इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, किसके लिए, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। जॉर्ज पंचम जो है एक ब्रिटिश शासक थे, ठीक है, प्रमुख थे, तो उन्हें उनके स्वागत के लिए किया गया था। और यहाँ पर जो आपके सिंधिया वंश के शासक थे वो यहाँ पे क्या करते थे, शिकार वगैरह खेलते थे, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर क्या बनाया था, पैलेस बनाया था। लेकिन जॉर्ज पंचम जो है नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पंचम जब इतिहास पढ़ेंगे तो दोबारा सारी चीजों को देखेंगे। तो उन्हीं के लिए ये जॉर्ज कैसल भवन बनाया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये रखा गया, ठीक है। चलिए भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ऊपरी विंध्य पहाड़ियां, किधर की बात कर रहे हैं, विंध्य प्रदेश की, रीवा पन्ना पठार वाला, तो ऊपरी विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है ये, ठीक है। इसके अलावा मणिहारी नदी इस माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जो है यहाँ से गुजरता है इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग थोड़ा सा नोट आउट कर लेंगे अच्छे से, कि
जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 46, कहाँ से कहाँ तक, आगरा टू मुंबई वाला, वो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है। ठीक है, कहाँ पर है ये, जिला शिवपुरी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पालनपुर, जिसे हम कूनो नेशनल पार्क कहते हैं, मुख्य रूप से कूनो नेशनल पार्क के रूप में ये जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है, आपके श्योपुर, जिला श्योपुर, और मुरैना भी लगता है। 2018 में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। 748 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, इसके जो भौगोलिक स्वरूप है, अगर उसकी बात करें तो कूनो नदी बीच से होकर के बहती है। भाई कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नदी के किनारे है, इसलिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी बोल दिया गया। सहरिया जनजातियों का विशेष निवास क्षेत्र है ये। ठीक है, सहरिया जनजातियों का विशेष निवास क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, वैश्विक महत्व की अगर हम बात करें तो अफ्रीकी चीतों को पुनः जो है, मतलब उन्हें दोबारा से ला करके बसाया गया था। कहाँ से, देखिए नामीबिया से 8 चीते लेकर के यहाँ पर ला करके, बहुत सारे मैंने बताया कि अलग अलग टाइम पे जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे उसमें भी हमने सारी चीजों को बताया था कि बहुत सारे चीते जो है ला करके इसी नेशनल पार्क में ला करके बसाया गया था। सबसे अंतिम और सबसे अपडेटेड वाला जो नेशनल पार्क है वो ये आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रहेगा, जिला श्योपुर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इसे एशियाई गिर शेर के स्थानांतरण स्थल के रूप में भी जाना जाता है या चुना गया है। एशियाई शेरों के शेर नाम दिया गया है। उनके संरक्षण या उनके स्थानांतरण का स्थल भी ये माना जाता है। इसके अलावा इसके विस्तार की बात करें तो इसमें करेरा, सोन चिरैया और घाटी गांव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये कौन से नाम है, ये करेरा हो गया, सोन चिरैया, ये घाटी गांव, ये सभी अभ्यारण्य हैं जो कूनो नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। इसके अंतर्गत आते हैं उनका कुछ कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देख लिया, ये सारे आपके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लिया। कुछ कुछ छोटे छोटे और है, जैसे हमने 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में बताया था, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है आपका, कहाँ पे है, भोपाल में है, और एकमात्र शहरी, क्योंकि ये शहरों के बीच में है, बाकी सारे आपके जंगलों वगैरह में है बड़े बड़े, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शहरों के बीच में है, इसलिए इसे एकमात्र शहरी राष्ट्रीय उद्यान कह दिया जाता है। छोटा सा है, 4.45 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे छोटा फिर आपको मिलेगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडौरी वाला है, 0.27, इतना छोटा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। इसमें XC2 संरक्षण केंद्र और आधुनिक चिड़ैया घर यहाँ पर स्थापित है 1993 में, जिसे मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वन्य जीव बचाव केंद्र और संरक्षण प्रजनन केंद्र का अनूठा संयोजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं। राज्य का एकमात्र स्नेक पार्क और 12 सिंगा और गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आप लोग चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि किन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वन्य जीव के बचाव का केंद्र है, संरक्षण प्रजनन का केंद्र है। ठीक है, साथ में राज्य का एकमात्र स्नेक पार्क है, ये राज्य का एकमात्र स्नेक पार्क है। इसके अलावा 12 सिंगा और गिद्धों के प्रजनन केंद्र का भी ये मुख्य केंद्र है। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, जो कि एकमात्र शहरी राष्ट्रीय उद्यान है, शहरों के बीच में है, और दूसरे नंबर पे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी, 0.27 सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। भारत में 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर क्लेरिफाई कर दे रहा है। ठीक है, जिसमें से 2 आपके यहाँ पर हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। दक्कन ट्रैप के सबसे पुराने वनस्पति जीवाश्म और भूगवा से प्राप्त हाइबरनेट जीवाश्म मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत ही पुराने समय का जीवाश्म यहाँ पे पाया गया है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा भी है। ठीक है, अगला है आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है, धार जिले में है। 2010 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त था। अगर क्षेत्र की बात करें तो 108 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है। ठीक है, कुल इसका एरिया है, अपडेटेड है, इससे पहले जो आपका कूनो नेशनल पार्क है उससे पहले का है ये, ध्यान रखिएगा। भूगोल की अगर इसमें बात करें, जियोग्राफिकल स्पेसिफिक की बात करें तो बाघ जोबत नदी के किनारे पर स्थित है।
क्या नाम है? बागजोवत नदी के किनारे स्थित है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिला। ठीक है, 125 डायनासोर के अंडे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मांसाहारी डायनासोर के दांत प्राप्त हुए हैं और 70 मिलियन वर्ष पुरानी, देख पा रहे हैं कितना ज्यादा पुराना। आपका साल नहीं गिन रहा है, लाखों नहीं, हजारों नहीं, यहाँ पर कितना 70 मिलियंस, यानी आपको बहुत ज्यादा पुराना, बहुत ही प्राचीन समय का यहाँ पर क्या पाया गया है? लावा की चट्टानें पाई गई हैं, जीवाश्म पाए गए हैं डायनासोर के। ठीक है, और अनुसंधान केंद्र संग्रहालय संस्थान यहाँ पर स्थापित है। जी, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित संग्रहालय अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए पूरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, हमने यहाँ पर सारा देख लिया है। देख लीजिए, आपके जितने भी हमने 11 राष्ट्रीय उद्यान की बात की थी वो हमने यहाँ पर सारा देख लिया है। ठीक है, आपको अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको हमसे टेलीग्राम पर हमसे संपर्क करना है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय उद्यान के बाद आते हैं वन अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा था अभी 23 से 24 जो है वन्य अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, जितने भी हैं उनको सभी को यहाँ पर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 24 मान्यता प्राप्त वन अभ्यारण्य है और इनकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के बजाय विशिष्ट जानवरों और प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं सबसे पहले बड़े जो आपके वन अभ्यारण्य है उनके बारे में, जैसे नौरादेही वन अभ्यारण्य। शॉर्ट में देखेंगे जल्दी जल्दी कहाँ पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, कोई अगर खास बात है वहां पे, तो वैसे इस तरह से हम देखेंगे। इसे जल्दी से हम फैक्ट के रूप में देख लेते हैं। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य सागर में स्थित है, 1195 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इससे रिलेटेड फैक्ट है कि राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा, राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है, क्षेत्रफल 2.34, ये सबसे छोटा, सोच में लिखा है ना, सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका सरदारपुर अभ्यारण्य, धार जिला में है, 1983 में स्थापित किया गया था। 348 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। खैमोर पक्षी सलीम अली की सिफारिश पर इसे बनाया गया था और खैमोर पक्षी के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा खैमोर पक्षी के अलावा शाह बुलबुल यहाँ पर जो है संरक्षित किया जाता है, शाह बुलबुल। ठीक है, शाह बुलबुल जो कि आपके राजकीय पक्षी भी है, ध्यान रखिएगा, शाह बुलबुल। घाटी गांव अभ्यारण्य की बात करें तो ग्वालियर में है ये, 1981 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 511 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और सोन चिरैया, इसके अलावा ब्लैक बक हो गया या इंडियन बस्टर्ड, इनके संरक्षण के लिए इसे संरक्षित किया गया है, अभ्यारण्य निर्धारित किया गया, चयनित किया गया है। सैलाना अभ्यारण्य की बात करें तो जिला रतलाम, 1983 में इसे घोषित किया गया था। 12 किलोमीटर, छोटा ही है, 12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये छोटा सा अभ्यारण्य है, रतलाम जिले में है। विशेष रूप से पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, ये किसकी प्रजाति है? शाह बुलबुल की प्रजाति है, जो हमारा राज्य की पक्षी है, ध्यान रखिएगा, शाह बुलबुल। ठीक है, करेरा अभ्यारण्य स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखा था। करेरा अभ्यारण्य जो है जिला शिवपुरी में लगता है, 1981 में स्थापित हुआ था। 202 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। सोन पक्षी और ब्लैक बक इनके संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इसके बाद अगले अभ्यारण्य की तरफ बढ़े तो चंबल अभ्यारण्य जिला मुरैना, 435 वर्ग किलोमीटर का एरिया और 1938 में इसे घोषित किया गया था। संरक्षण, अब कौन सा क्षेत्र है? चंबल क्षेत्र है, वहां पर जो है मृदा क्षरण बहुत ज्यादा होता है, उधर नदियों का संगम बहुत सारा है, इसलिए वहां क्या मिलेंगे आपको? रेप्टाइल्स वगैरह का संरक्षण ज्यादा होगा, यानी मगरमच्छ, गांगे, डॉल्फिन, कछुआ, इनका संरक्षण मुख्य रूप से वहां पे किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट को हम देखें यहाँ तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से संचालित होने वाला ये अभ्यारण्य है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और अटेर किला स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अटेर किला स्थित है आपके चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत। ठीक है, केन अभ्यारण्य की बात करें, जिला छतरपुर, 45 वर्ग किलोमीटर का एरिया और 1981 में इसे घोषित किया गया था अभ्यारण्य। मगरमच्छ का संरक्षण और घड़ियाल का संरक्षण यहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। केन नदी के बीच से बहती है,
मतलब केन नदी जो है कहाँ, इस अभ्यारण्य के बीच से ये बहती है। और प्रसिद्ध रनेह जल प्रपात, ठीक है, रनेह वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, वो इसी क्षेत्र में केन अभ्यारण्य में पाया जाता है, केन नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए सोन अभ्यारण्य सीधी साइड और लगता है, 42 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है और 1974 में इसे घोषित किया गया था। संरक्षण किन्हें किन्हें प्रदान है, तो मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ आदि, इन जो है रेप्टाइल्स को यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है। ऐतिहासिक रूप से सोन नदी पर स्थित महत्वपूर्ण जलीय अभ्यारण्य भी ये है। एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया आपका सोन अभ्यारण्य से संबंधित। अगले अभ्यारण्य की तरफ बढ़े। नौरादेही अभ्यारण्य, जिला सागर, स्थापना 1984, क्षेत्रफल अगर बात करें तो 1195 वर्ग किलोमीटर, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, कितना है, 1195 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। भूगोल की अगर बात करें, मतलब भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, तो बामनर नदी जो है इसके बीच से बहती है, चियोल झील स्थित है, चियोता झील जो है स्थित है नौरादेही अभ्यारण्य में, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सागर जिले में लगता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो यह जो है नील गाय, चित्तीदार हिरण और काले हिरण, इनका प्रमुख आवास केंद्र है, संरक्षण केंद्र है। ठीक है, इसमें ऊद बिलाव, ठीक है, बिल्ली के एक बड़ी प्रजाति की जो बिल्ली होती है उसे बोलते हैं ऊद बिलाव, और मगरमच्छ के लिए भी विशिष्ट आश्रय का केंद्र है ये। ठीक है, इसके बाद अगला अभ्यारण्य है आपका रातापानी अभ्यारण्य, जिला रायसेन, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, 823 वर्ग किलोमीटर का एरिया। सारी चीजें आपको यह फैक्ट के रूप में हम दे दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें या तो नोट आउट करिए या पीडीएफ कलेक्ट करिए और पढ़ते रहिए बच्चों। ठीक है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा भी है आपका रातापानी अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, 823 वर्ग किलोमीटर है, जिला रायसेन लगता है। हाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की चीजें क्या है, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकारी यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, इसके अलावा बरना नदी जो है यहाँ से बहती है, रातापानी बांध और ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बता रही हूँ, रातापानी बांध स्थित है रातापानी अभ्यारण्य में, और गिन्नौरगढ़ का किला इसी अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ एक और हैं, इनको भी देख लेते हैं। अभ्यारण्य जो इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जा सकते हैं, लोकेशन आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिला है, 1971 में बनाया गया, 225 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है, क्षेत्र कवर करता है, राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंदसौर की बात कर रहे हैं तो आपको पश्चिमी जिला है, ध्यान रखेंगे। गांधी सागर बांध, नाला, चतुर्भुज का नाला, शैल चित्र यानी आपके रॉक पेंटिंग्स और हिंगलाजगढ़ का किला इसी अभ्यारण्य में स्थित है, और नील गाय का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। अगला है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, राजगढ़ जिले में है, वर्ष 1974 में इसे घोषित किया गया था, 60 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये क्षेत्र जो है कवर करता है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण जो है इसे मालवा का कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, नरसिंहगढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। प्रमुख स्थल चिदिखो झील यहाँ पर स्थित है, क्या नाम है, चिदिखो झील। हाजी वली दरगाह यहाँ पर स्थित है। बड़ा महादेव का मंदिर प्रमुख जो है यहाँ पर स्थित है, जिला राजगढ़ लगेगा। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं, और प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, चित्रकारी, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सिंधौरी अभ्यारण्य की बात करें तो जिला रायसेन लगेगा, 1976 में इसे घोषित किया गया था और 288 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये है कवर करता है। ऐतिहासिक रूप से कहें तो चौकीगढ़ का किला स्थित है, बंदरिया का मंदिर, जामगढ़ गुफा इसी अभ्यारण्य पे स्थित है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा पचमढ़ी अभ्यारण्य, हमने इसका जिक्र भी किया था स्टार्टिंग में, जिला होशंगाबाद लगेगा। पचमढ़ी अभ्यारण्य एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, 1977 में इसे घोषित किया गया था,
417 वर्ग किलोमीटर जो है आपका ये एरिया कवर करता है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो पचमढ़ी जैवमंडल का अभिन्न हिस्सा है ये। ठीक है, यहाँ बी फॉल, हांडी खो, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ये यहाँ पर स्थित है। केव पॉइंट यहाँ पर स्थित है जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल में से है। ठीक है ना। बोरी अभ्यारण्य की बात करें तो होशंगाबाद जिला लगता है। 1977 में इसे घोषित किया गया था। 486 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये क्षेत्र जो है कवर करता है। तवा नदी इसके बीच से होकर बहती है। किसकी बात कर रहे हैं? बोरी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं जो कि होशंगाबाद में है। तो होशंगाबाद में आपको दो अभ्यारण्य मिल गए, पचमढ़ी, बोरी। ठीक है, पचमढ़ी जैव मंडल का हिस्सा है और यहाँ पचमढ़ी गुफा चित्रकारी भी पाई जाती है, यानी प्राचीन काल की, ऐतिहासिक काल की गुफाएं, चित्रकारी आदि भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, खिवनी अभ्यारण्य या खियोनी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, सीहोर और देवास दोनों जिलों में लगता है। 1956 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 123 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये कवर करता है। कुछ विशेष फैक्ट हैं उसे भी देखते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, देखिए कब बन रहा है, 1956 में। सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है और प्रसिद्ध शंकर खोह जलप्रपात, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध शंकर खोह जलप्रपात इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलो कुछ एक और हैं उनको भी जल्दी से देखते हैं एक नजर में। हाँ, बगदारा अभ्यारण्य सीधी जिला, 1978 में इसकी स्थापना, 478 वर्ग किलोमीटर का एरिया। गौरा पहाड़ी पर शिला चित्र जो है, शैल चित्र जो है स्थित है इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत। ओरछा जिला निवाड़ी लगेगा। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 45 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बेतवा और जामनी नदियां इसके मध्य से बहती हैं। इसके बाद है पेन, मंडला जिला में लगता है ये। 1973 में स्थापना, 110 वर्ग किलोमीटर का एरिया। साथ में शेर, तेंदुआ और चित्तीदार हिरण का संरक्षण प्राप्त है। सनत प्रमुख केंद्र है उनके निवास का। पेंच सिवनी में पड़ता है। सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी हमने देखा। ठीक है, मोगली लैंड कहते हैं जिसे। पेंच अभ्यारण्य जिला सिवनी, 1977 में अभ्यारण्य घोषित हुआ था। 118 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। एन ए अकबरी और द जंगल बुक ये जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक वन इसमें शामिल हैं। ठीक है, इनके माध्यम से आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पनपथा जिला शहडोल लगता है, अपना एरिया है। 1983 में इसे घोषित किया गया था। 245 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तेंदुआ, नीलगाय इन सभी का आवास या निवास स्थान है, केंद्र है। ठीक है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जिला दमोह लगेगा। 1997 में घोषित, 24 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तेंदुआ, चित्तीदार हिरण इन सभी के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। अगला है संजय, सीधी में पड़ता है। संजय अभ्यारण्य 1974 में इसकी घोषणा हुई थी। 365 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। शेर, तेंदुआ, चिंकारा आदि इनका संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। गंगव या ये कहाँ है अभ्यारण्य? पन्ना में लगता है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 68 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बफेलो अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। जल संरक्षण, राज्य का एकमात्र सरीसृप पार्क, राज्य का एकमात्र सरीसृप पार्क भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जब हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था। ठीक, चलिए कुछ एक और चीजें हैं उसे भी हम देख लेते हैं जल्दी से। जैसे राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कि ये इंदौर में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 2.34 वर्ग किलोमीटर आपका ये अभ्यारण्य है। सबसे छोटा अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, मात्र 2.34 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। यहाँ विशेष रूप से क्या चीजें हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र, वन्य जीव जागरूकता केंद्र मध्य प्रदेश का स्थापित है। ठीक है, कामधेनु गौ पार्क अभ्यारण्य आगरमालवा जिला में लगता है। 2017 में इसे घोषित किया गया था। विशेष बात तो यहाँ विश्व का पहला गौ संरक्षण केंद्र स्थापित है। ठीक है, विश्व का पहला गौ संरक्षण केंद्र स्थापित है। इतनी चीजें हो गई। इसके लिए क्या गौ मंत्रिमंडल की भी आयोजन किया गया था, उसका गठन किया गया था। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जिला सतना रीवा दोनों लगता है। 3 अप्रैल 2016 को इसे घोषित किया गया था। खास बात क्या है तो एशिया की पहली सफेद बाघ सफारी,
शुरुआत हुई थी कहाँ से? आपके मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी सतना या रीवा से, ठीक है। तो एशिया की पहली सफेद टाइगर सफारी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। और इसका आधिकारिक नाम जो मिलता है आपको, मार्तंड सिंह जूदेव, ये पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका जो आपका आधिकारिक नाम है मार्तंड सिंह जूदेव सफारी है इसका नाम। क्यों पड़ा है? हम देख चुके हैं कि रीवा से सफेद शेर मिला है, जिसे राजा मार्तंड ने ही खोजा था, रीवा के राजा थे, इसीलिए उसका दूसरा नाम है आपका मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का मार्तंड सिंह जूदेव सफारी, ठीक है। यह एक चिड़ियाघर भी है, साथ में बचाव केंद्र है और एक्स-C2 संरक्षण स्थल है। ये एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स हो गए इस अभ्यारण्य से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़े। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो अभ्यारण्य में छोटी-छोटी चीज़ें कुछ और रह गई हैं, अभ्यारण्य हमने सारे देख लिए, नेशनल पार्क हमने सबसे अच्छे से समझ लिया यहाँ पे। कुछ-कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे इसमें देखिए मध्य प्रदेश के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो देखिए, आपको एक मिलेगा पचमढ़ी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, हमने देखा था। 3 मार्च 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, घोषित किया गया था। होशंगाबाद जिला, बैतूल में भी लगता है, छिंदवाड़ा भी कुछ क्षेत्र इसका लगता है, ठीक है। राज्य का पहला और देश का 11वां जैवमंडल अभ्यारण्य क्षेत्र है ये, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य का भी हिस्सा है, ये सब इसमें शामिल है। तो बायोस्फीयर को आप इस तरह से एक थोड़ा सा लार्ज पर्पज से देख सकते हो कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी आपके शामिल होंगे और आपके वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अमरकंटक अचान कमार बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो 30 मार्च 2005 को जो है घोषित हुआ था। डिंडौरी, अनूपपुर ये जिला लगते हैं और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला भी लगता है, ठीक है। प्रमुख बात क्या है? तो राज्य का दूसरा और भारत का 14वां अभ्यारण्य है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ भौगोलिक सीमा ये साझा करते हैं आपस में। इसके बाद आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 25 अगस्त 2011 को इसकी घोषणा हुई थी। पन्ना और छतरपुर जिले में लगता है इसकी सीमा जो है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राज्य का तीसरा और भारत का 18वां अभ्यारण्य है और केन नदी इसके बीच से बहती है। हम ये बार-बार चीजें रिपीट करके देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे संस्थान या संगठन की बात करते हैं जो इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है वैधानिक रूप से बनाए गए हैं, यानी इस बोर्ड या समिति की हम बात करते हैं। तो दो आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक है राज्य वन्य जीव बोर्ड, ठीक, एक है आपका राज्य वन्य जीव बोर्ड, दूसरा है मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड। ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उद्देश्य वगैरह भी देख लेते हैं। तो और इन पर कंट्रोल किसका होता है उसे भी समझने की जरूरत है। तो वैधानिक आधार क्या है इसमें कि वन्य जीव संरक्षण जो संशोधन अधिनियम लाया गया था 2002, इसकी धारा 6 के तहत गठित की गई है, ठीक है ना। किसके तहत इसे लाया गया इस बोर्ड को? तो वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 6 के तहत गठित की गई है। 1972 के अधिनियम में इसे संशोधन करके लाया गया है। हमने अभी देखा था ना आपका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वगैरह, तो 1972 के अधिनियम में संशोधन करके जो है इस बोर्ड का गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके सलाहकार निकाय जो है कैसे, मतलब प्रकृति कैसी होगी, सलाहकार निकाय की तरफ से। ये जो आपके नेशनल पार्क है या फिर आपके जो अभ्यारण्य है उसके संबंध में सलाहकार बोर्ड की तरह ये काम करेगा। नेतृत्व कौन करेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो आपके मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के सीएम होंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होंगे? वन मंत्री, वहां के उस क्षेत्र के वन मंत्री होंगे। संचालन बोर्ड की बैठक अनिवार्य रूप से साल में 2 बार होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही सेम आपका मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की बात करें तो इसका आधार क्या चीज है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसे स्थापित किया गया था। 11 अप्रैल 2005 को इसको गठित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे कब लाया गया आपका? 2002 की धारा 6 के तहत इसे लाया गया था, 1972 में अपडेट करके संशोधन करके, ठीक है। और इसे 2002 के जो जैव विविधता अधिनियम है उसके तहत लाया गया था। इसके ये भी आपका कैसा काम करेगा, सलाहकार निकाय की तरह काम करेगा और अध्यक्ष वही सीएम होंगे आपके राज्य के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में अब सारी चीजें जब हमने यहाँ पर देख लिया, पूरा राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, अभ्यारण्य देख लिए, कोई संगठन, कोई बोर्ड, कोई समिति है तो उसे भी हमने देख लिया। लास्ट में
आप देखिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसे भी हम यहाँ समझ लेते हैं जल्दी से, एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हम सब सारी चीज़ें देख चुके हैं, बस रिकैप की तरह यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी का 0.27 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेही सागर हमने देख लिया है 1195 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में है जो कि 2.34 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? खिवनी अभ्यारण्य है, 1956 में ये बना था। और राज्य की पहली टाइगर परियोजना जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था 74 में, क्योंकि इसी टाइम पे टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था आपका। एकमात्र शहरी राष्ट्रीय उद्यान भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एकमात्र सरिसृप पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये हम देख चुके हैं इसे। गंगा अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य में गंगा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान होगा तो पन्ना हो जाएगा। विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कामधेनु पार्क है, आगरमालवा जिला लगेगा। और एशिया की पहली सफेद टाइगर सफारी, ठीक है, बाघ सफारी मुकुंदपुर सफारी है, ठीक है, जिसे मार्तंड सफारी के रूप में भी जाना जाता है, मार्तंड देव के रूप में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने देख लिया बच्चों। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। पूरा जो भी डाउट रहा होगा अभी तक आपका मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को लेके, वो यहाँ पे खत्म हो गया होगा। और इसके अलावा अगर इससे कहीं से भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें क्या करेंगे? कमेंट करेंगे आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। और आपको कौन से सब्जेक्ट में, कौन से विषय में जो है कठिनाई हो रही है, किस पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।